हेलो एवरीवन, वेलकम टू द साइंस क्लासेस। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज टॉपिक है सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि हमारे जीवन की एक सबसे छोटी यूनिट जिससे हमारी पूरी बॉडी बन के तैयार हुई है। सिंगल वन शॉट वीडियो पढ़ेंगे, पूरी डिटेल एक ही वीडियो में आपको उपलब्ध कराई जाएगी। और अगर हम बात करें इस टॉपिक की, तो ये टॉपिक स्पेशली वो बच्चे जो नीट का एग्ज़ाम अपेयर करने जा रहे हैं, क्विक रिवीजन के लिए चेकआउट कर सकते हैं, या फिर स्टेट सीईटी के एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए भी आप प्रेफर कर सकते हैं। और वो बच्चे जो अभी 11th क्लास में हैं उनके लिए तो ये पूरा यूनिट टॉपिक ही है। नोट्स आप स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर अपने हैंड नोट में इसको नोट डाउन कर सकते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट और शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ द वीडियो होने वाला है। तो आइए बिना विलंब किए शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन की। बायोलॉजी के बारे में आपको क्लियरली पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करना बायोलॉजी कहलाता है। पर यहाँ पे अगर हम बात करें सेल के बेसिस पे, तो सेल डिफरेंट काइंड्स की, अलग अलग स्ट्रक्चर की, अलग अलग कैपेबिलिटी की आपको देखने को मिलती हैं। और ये सेल थ्योरी एम्फेसाइज करती है कि जो डाइवर्सिटी हैं, मतलब अंतर और जो वेरिएशंस हैं एक सेल से दूसरे सेल में, वो आपको लार्ज स्केल पे यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जी.एन. रामाचंद्रन, फोटो दिख रहा होगा आपको, इनका नाम पूछा गया है। फाउंडर हैं मद्रास स्कूल ऑफ कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर्स। इन्होंने खोजा क्या था? ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन फाइबर्स। कोलेजन फाइबर्स आपको पता है ये पाए जाते हैं प्रोटीन्स में, और पब्लिश किया था नेचर में इन 1954 में। एनालिसिस इनकी जो थी, ये कन्फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन को बताती है कि जो प्रोटीन के अलग अलग कन्फॉर्मेशंस होते हैं उनको हम यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं। यूज किया जाता है रामचंद्रन प्लॉट्स के थ्रू, और इनका बहुत अहम रोल था किसके बारे में? प्रोटीन के स्ट्रक्चरल कंट्रीब्यूशन में। ये जी.एम. रामाचंद्रन के बारे में थोड़ा सा जनरल इन्फॉर्मेशन थी। अब बात करते हैं सीधे सीधे सेल की। परिचित होंगे आप, अच्छे से जानते होंगे व्हाट इज द सेल। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, या तो वो सिंगल सेल से बने होंगे या कई सारी ढेर सारी सेल्स मिला के बनी होंगी। सिंगल सेल वाले को हम क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर। ढेर सारी सेल्स होती हैं तो मल्टी सेलुलर बोले जाते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो भले ही उनमें एक ही सेल की प्रेजेंस है, लेकिन वो एक अकेली सेल पूरे बॉडी के इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और परफॉर्म करती है एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, जैसे रेस्पायरेशन की बात करें, एक्सक्रीशन की बात करें, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, ये सारे फंक्शंस अकेले एक सिंगल सेल परफॉर्म कर सकती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं जो नॉर्मली हमारी बॉडी करती है। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। कुछ भी जो एक सेल से कम अमाउंट में होगा वो कभी भी इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं रह पाएगा। इसीलिए जो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो क्या है? सेल बोली जाती है। सेल की अगर हम बेसिक कंपोनेंट की बात करें तो सेल का बेसिक कंपोनेंट आपको देखने को मिलेगा, एक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन डीलिमिटिंग बाउंड्री बोली जाती है, जो सेल और सेल के मीडियम के एक्सचेंज के बीच में डीलिमिटिंग का या बाउंड्री की तरह वर्क करती है, ताकि मटेरियल एक सेल से दूसरी सेल्स में फ्लो करते हुए डायरेक्टली रैप्चर करके फट ना जाए या बाहर ना चला जाए। तो एक सिंपली प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाएगी। दूसरा, अंदर फ्लूइड, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होगा। ये मेन एरिना होता है सभी सेलुलर एक्टिविटीज का, यानी कि मेटाबॉलिज्म का।
जितना भी सेल का फंक्शन होता है वो सब किस में देखने को मिलता है, साइटोप्लाज्म पे। इसके अलावा जेनेटिक मटेरियल आपको डीएनए देखने को मिल जाएगा, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और एक राइबोसोम्स। राइबोसोम्स प्रोटीन की फैक्ट्री होती है, यूनिवर्सल ऑर्गेनेल है, ये हर एक सेल में पाया जाएगा, क्योंकि अभी हम टाइप्स जैसे पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होगा, क्रोमोसोम्स नहीं पाया जाएगा क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, पर जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें पाया जाएगा। पर जो राइबोसोम्स है ये दोनों में पाया जाता है, भले ही इसकी यूनिट्स डिफरेंट डिफरेंट हों, लेकिन पाया दोनों में जाता है। थोड़ा सा इतिहास के बारे में जानकारी ले लेते हैं सेल की। रॉबर्ट हुक साहब ने टर्म दिया था सेल, और इन्होंने पहली बार ऑब्जर्व किया था डेड सेल, किसमें, कॉर्क की स्लाइड में। प्लांट के जो कॉर्क कैम्बियम होते हैं उनकी स्लाइस कट करके वहां पे पहली बार इन्होंने क्या किया था, डेड सेल को ऑब्जर्व किया था। दूसरे हैं हमारे पास एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक साहब की अगर हम बात करें तो ये जो ल्यूवेनहॉक साहब थे, इन्होंने सबसे पहली बार आपको खोजा लाइव सेल, जिंदा सेल, और फिर पहली बार हनी कॉम्ब की सेल को डिस्कवर किया था। उसके बाद इन्होंने बहुत सारी सेल्स, स्पर्म सेल्स, एल्गल सेल, बैक्टीरियल सेल, इन सबको एक साथ देखा, क्योंकि मजा आने लगा था इनको एक सेल देखने के बाद। एक्टिविटीज करती हुई माइक्रोस्कोप में दिख रही थी सेल्स, तो इन्होंने एक एक करके कई सारे अलग अलग स्ट्रक्चर को जानने की, समझने की कोशिश में मल्टीपल सेल्स लुकआउट की। इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप और इसका जो इम्प्रूवमेंट होता है ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तक पहुंचा, और इसकी वजह से हम सेल्स की डिटेल स्टडी कर पाते हैं। एल्स इसके पहले हमें सिर्फ इतना पता था कि हाँ सेल्स होती हैं, कैसी होती हैं, कुछ इस तरह से हेक्सागोनल, मधुमक्खी के शहद के छत्ते के जैसी ये देखने को मिलती हैं। सिर्फ हमें इतनी इंफॉर्मेशन थी, बट लिटरली जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी तक हम पहुंचते गए, हमें पूरे सेल की इंफॉर्मेशन मिलती चली गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल थ्योरी की। ये पॉइंट याद रखना, इस पे बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। 1838 में मैथियस लाइडेन एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। ये बॉटनिस्ट थे। स्लाइडेन दूसरे थे स्वान। थियोडोर स्वान ये जूलॉजिस्ट थे। दोनों के नाम सेपरेटली याद रखना। बॉटनिस्ट थे तो इन्होंने प्लांट सेल में देखा होगा। इन्होंने बताया कि जितनी भी प्लांट सेल्स हैं वो अलग अलग तरह की सेल से बनी हैं, और ये टिश्यू बना रही होती हैं प्लांट का, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, प्लांट के अलग अलग हिस्से को माइक्रोस्कोप के अंदर चेकआउट किया। वहाँ पे देखा कि माइक्रोस्कोप में जब इन्होंने लुकआउट किया तो डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग टाइप की वहाँ पे सेल्स इनको नज़र आई। इन्होंने उनको रीड किया, स्टडी की, और बताया कि जितनी भी पौधे हैं वो सब किससे हैं, अलग अलग तरह की सेल से मिलके बने हैं, जो फर्दर प्लांट के टिश्यूज बना रही होती हैं। ये चीज़ सेम ड्यूरेशन में थियोडोर स्वान, बट ये कहाँ थे, ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, तो ब्रिटेन में ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इन्होंने भी अलग अलग एनिमल सेल्स में स्टडी की और कहा कि जो सेल हैं एनिमल सेल्स की, इनमें थिन आउटर लेयर विच इज टुडे नोन एज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से अब हम जानते हैं, इन्होंने इसकी खोज कर ली यहाँ पे, और बताया कि ये जो अपनी स्टडीज़ में प्लांट टिश्यूज़ हैं इनमें सेल वॉल की प्रेजेंस देखने को मिलती है। ये यूनिक फीचर है प्लांट सेल का, लेकिन एनिमल सेल में प्लांट सेल्स नहीं पाई जाती हैं। स्वान ने और एक हाइपोथेसिस प्रपोज की कि बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स ये कंपोज होती हैं सेल और प्रोडक्ट ऑफ द सेल। सिर्फ अकेले सेल नहीं, सेल की वजह से जो फ्लूइड मटेरियल या फिर एक्सेस सिक्रीशन होते हैं उनके प्रोडक्ट से पूरी बॉडी, वो चाहे एनिमल की हो चाहे प्लांट की हो, बनी हुई देखने को मिलती है। फिर बात करें स्लाइडेन और स्वान की, दोनों ने एक साथ मिलकर फॉर्मुलेट किया था सेल थ्योरी। ये जो थ्योरी थी ये प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी कि कैसे नई सेल बनी हैं। फिर आए
रुडोल्फ वर्चो साहब। तो स्लाइडेन एंड स्वान ने सेल थ्योरी प्रपोज की थी बट एक्सप्लेनेशन प्रॉपरली नहीं कर पा रहे थे। तो रुडोल्फ वर्चो साहब ने देखा कि जो सेल थ्योरी है इसमें सिर्फ एक पॉइंट एडअप किया इन्होंने और कहा कि जो नई सेल बन रही है वो डिवीजन के बाद बन रही है, पर वो डिवीजन वाली जो सेल है वो पहले से बनी हुई सेल है। टर्म दिया ओमनिस सेलुला ई सेलुला, इन्होंने मॉडिफाई किया और हाइपोथेसिस प्रपोज की जो स्लाइडेन एंड स्वान ने थी उसको मॉडिफाई किया और फाइनल शेप दिया। आज की जो हम सेल थ्योरी जानते हैं उसको कुछ इस तरह से हम पढ़ते हैं कि हमारी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये सेल से मिलके बनी है या फिर सेल के प्रोडक्ट से। ये स्लाइडेन एंड स्वान का कॉन्सेप्ट था। इसमें दूसरा पॉइंट एडअप किया जो मॉडर्न सेल थ्योरी में आता है, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब जो भी नई सेल बनी हैं वो किसी न किसी तरह से पुरानी सेल से ही बन के आई हैं। भले ही नई सेल के पास नए फंक्शन हैं, नए ऑर्गेनेल्स हैं, डेवलपमेंट है, बट पुरानी सेल से ये इवॉल्व होके हो सकते हैं आए हों, बट आए कहाँ से हैं? पुरानी सेल से ही आए हैं। ओनियन सेल्स विच वाज अ टिपिकल प्लांट सेल, इसको डिस्टिंक्ट किया गया। सेल वॉल इनमें प्रेजेंट थी आउटर बाउंड्री में और सेल मेम्ब्रेन इसके जस्ट अंदर। ये प्लांट सेल्स थी। प्लांट सेल्स के पास क्या होगा? बाहर की तरफ सेल वॉल और उसके जस्ट एडजेसेंट सेल मेम्ब्रेन भी पाई जाएगी। बिना सेल मेम्ब्रेन के ये सेगमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। सेल ऑफ द ह्यूमन चीक्स, ये एनिमल सेल्स हो गई। आउटर मेम्ब्रेन में डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर्स पाई जाएंगी, यानी कि सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाएगी। रिजिड बाउंडेड स्ट्रक्चर, सेल वॉल नहीं होगी। नेक्स्ट है आपके पास डीएनए। ये डीएनए पाया जाता है नेक्ड, किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल्स में। ये नेक्ड डीएनए सिर्फ दिखेगा आपको किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल्स में। और ये दोनों क्या हैं? यूकैरियोटिक सेल्स। प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स दोनों भी क्या हैं? यूकैरियोटिक सेल्स, क्योंकि न्यूक्लियर एनवेलप इनके पास प्रेजेंट देखने को मिलता है। साइटोप्लाज्म पूरी सेल का वॉल्यूम अकेले ऑक्युपाई करता है और साइटोप्लाज्म मेन एरिना होता है जहां पे सेल की एक्टिविटीज होती हैं, वो चाहे प्लांट्स हों या फिर एनिमल्स हों। और बहुत सारी जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं हमारी बॉडी में, ये सेल को लिविंग स्टेट में रखती हैं। और अगर याद हो तो हमने लिविंग वर्ड पढ़ा था, तो वहाँ पे हमने जिक्र किया था कि जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग स्टेट की वो कौन कौन सी होती हैं। एक तो ये सेलुलर एक्टिविटीज़ या फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बोला जाता है इनको, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। दूसरा क्या था? कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, हम होश में हैं, ये किसके संदर्भ में मेंशन करता है? होश में होना, ये हमारी लिविंग स्टेट की प्रॉपर्टी है। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी आपको देखने को मिल जाएगी, वो है कि सेल ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है कि हमारी पूरी बॉडी किससे बनी है? सेल से। तो तीनों पॉइंट हमने यहाँ पे अभी डिस्कस कर लिए कि लिविंग स्टेज की डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज क्या हैं। बाकी जिंदा लोग चल फिर सकते हैं, मूवमेंट होता है उनमें, रिप्रोडक्शन करते हैं, पर वो सब डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज में अंदर नहीं आता है। बात करें अगर हम साइज और शेप की सेल की, तो सेल डिफरेंट साइज की और शेप की प्रेजेंस हो सकती हैं और उनके काम भी अलग अलग आपको देखने को मिल सकते हैं। सबसे छोटी सेल, स्मॉलेस्ट सेल बोला जाता है पीपीएलओ, प्लूरोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, इसको माइकोप्लाज्मा बोला जाता है। ये स्मॉलेस्ट सेल है अभी तक जो पाई गई है। इसमें मेनली 0.3 माइक्रोमीटर की लेंथ देखने को मिलती है, जबकि बैक्टीरिया भी बहुत छोटे होते हैं, 3 to 5 माइक्रोमीटर की इनकी विड्थ देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करें लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, ये ऑस्ट्रिच एग है, यानी कि शुतुरमुर्ग का अंडा। ह्यूमन आरबीसी की बात करें तो ये लगभग 7 माइक्रोमीटर इन डायामीटर देखने को मिलती है। नर्व सेल सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल, अगर लार्जेस्ट सेल बोला जाता है तो ऑस्ट्रिच एग आप बोलेंगे, और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे लंबी सेल कौन सी है तो आप क्या बोलेंगे? नर्व सेल। सेल वैरी करती है शेप और साइज के बेसिस पे। डिस्क लाइक शेप देखने को मिलेगा, पॉलीगोनल शेप, कॉलमनर, क्यूबॉइडल, थ्रेड लाइक और इवन
इरेगुलर शेप जैसे अमीबा की सेल्स देखने को मिलती हैं। द शेप ऑफ द सेल वेरी कर सकता है, उनके काम के बेसिस पे इनके काम भी अलग अलग देखने को मिलते हैं। ये एक टिपिकल डायग्राम शो कर रहा है कंपैरिजन ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स विद द अदर ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोटिक सेल्स कोई भी है, ये सबसे बड़ी साइज की देखने को मिलेगी, एट लीस्ट 10 to 20 माइक्रोमीटर इसकी विड्थ देखने को मिल सकती है। जबकि हम बात करें टिपिकल बैक्टीरिया की तो 1 to 2 माइक्रोन, पीपीएलओ 0.1 माइक्रोन, सबसे छोटी सेल यही है। वायरसेस सेल्स की बात करें तो 0.02 से लेके 0.2 माइक्रोमीटर के बीच में होती है, यानी कि ये पीपीएलओ से भी छोटे होते हैं। लेकिन यहां पे लेकिन लगा रहेगा, हम इनकी वार्तालाप ही नहीं करते हैं, मतलब हम इनका जिक्र भी नहीं करते हैं, क्योंकि ये वायरस नॉन लिविंग और लिविंग दोनों प्रॉपर्टी कैरी करते हैं। नेक्स्ट, शेप के बेसिस पे अगर हम बात करें तो आरबीसी का शेप आपको देखने को मिलता है राउंड एंड बाइकॉनकेव। इंपॉर्टेंट है ये फिगर, इसको समराइज्ड पैटर्न पे कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे बेस 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट में, तो चांसेस हैं कि इस बार भी आपको एक क्वेश्चन इस छोटे से फिगर से मिलने वाला है। आरबीसी का साइज आपको देखने को मिलेगा राउंड एंड बाइकॉनकेव। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो इनका शेप होता है अमीबॉइड। कोल्यूमिनर एपिथेलियम सेल्स की बात करें तो लंबी और नैरो, लंबी हैं और पतली देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट बात करते हैं नर्व सेल की, तो ये ब्रांच और लॉन्ग होगी। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ब्रांच और लॉन्ग टाइप की सेल्स किस में या कौन सी सेल होती है? ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, मीजोफिल सेल्स और नर्व सेल्स। तो आपको क्या टिक लगाना है यहाँ पे? नर्व सेल लगाना है। ट्रैकिड्स की बात करें तो ये इलोंगेटेड होती हैं, और मीजोफिल सेल्स जो पाई जाती हैं लीफ में जस्ट बिलो द स्टोमेटा, राउंड और ओवल शेप आपको देखने को मिलती हैं ये। नेक्स्ट हम अब बात करेंगे सेल्स के रिस्पेक्ट में प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में कुछ डिफरेंसेस पढ़ेंगे, फिर उनके साथ हम यूकैरियोटिक सेल्स को कोरिलेट करेंगे, पर प्रोकैरियोटिक सेल्स की इंटरनल स्ट्रक्चर तक हम पढ़ते हुए चलेंगे कि क्या क्या अंदर तक पाया जाता है और क्या क्या यहाँ पे एब्सेंस देखने को मिलता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो ये बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ, प्लूरोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म बोला जाता है, ये सब प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल होते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी भी, माइकोप्लाज्मा भी टाइप होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स का, पीपीएलओ, ये सब बिलोंग करते हैं किंगडम मोनेरा। कौन सा किंगडम है ये? मोनेरंस है ये, किंगडम मोनेरा से बिलोंग करते हैं, ये सब मोनेरंस बोले जाते हैं। यहाँ पे कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है पर वो भी नंगा, कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, कोई ऑर्गेनेल ऐसा नहीं होगा जो यूकैरियोट्स में पाया जाता है और प्रोकैरियोट सेल्स में भी पाया जाए, एक्सेप्ट राइबोसोम्स। अकेला राइबोसोम सेल ऑर्गेनेल है जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में पाया जाता है। प्रोकैरियोट सेल्स की बात करें तो कुछ यूनिक फॉर्म यहाँ पे देखने को मिलता है। इंक्लूजन बॉडीज आपको साइटोप्लाज्मा में फ्लोट करती हुई, तैरती हुई नजर आ जाती हैं। इनका काम स्टोर करना, सेम जैसा वैक्यूल का फंक्शन होता है वो फंक्शन परफॉर्म करना। इसके अलावा भी बहुत सारे इंक्लूजन बॉडीज़ के यहाँ पे काम देखने को मिलते हैं। सेल वॉल सराउंड कर रही होती है मेम्ब्रेन, एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में कोई मेम्ब्रेन के अलावा सेल वॉल नहीं पाई जाती है, पर जब हम बात करते हैं किसमें, सारे प्रोकैरियोट्स में, तो इनके पास सेल वॉल पाई जाती है। इसीलिए जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया था, 5 किंगडम, उसके पहले तक 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में जब कैरोलस लिनियस ने प्रपोज किया था तो इनको प्लांट्स में रखा गया था, क्योंकि इनके पास क्या थे, सेल वॉल प्रेजेंट थे। यहाँ पे अगर हम बात करें एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए, यानी कि जो डीएनए जेनेटिक कंपोजिशन कैरी करता है, पेरेंटल कैरेक्टर बच्चों में ट्रांसफर करता है, सिंगल क्रोमोजोम और सर्कुलर डीएनए, मतलब कुछ इस तरह से सिंगल और सर्कुलर डीएनए इसका पाया जाता है। बहुत सारी बैक्टीरिया के पास स्मार्ट सर्कुलर डीएनए, एक और जीनोम्स के जो
सेल हैं, सेल के अंदर एक सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है, इसके अलावा भी एक छोटा सा सर्कुलर डीएनए सेल से बाहर प्रेजेंट होता है। ये प्लाज्मिड के नाम से जाना जाता है। ये छोटा सा हिस्सा डीएनए का, प्लाज्मिड डीएनए बहुत यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स रखते हैं बैक्टीरिया में, और बैक्टीरिया को एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया से डिफर बनाते हैं। जैसे कुछ बैक्टीरिया जैसे होते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, यानी कि फ़ायदेमंद होते हैं, और कुछ हार्मफुल होते हैं, और कुछ ऐसे जो अपनी बॉडी में जेनेटिकली मॉडिफिकेशन कर लेते हैं थ्रू द प्लाज्मिड, और इन्हीं प्लाज्मिड की वजह से बहुत सारे बैक्टीरियाज रेजिस्टेंस शोन करते हैं अगेंस्ट द एंटीबायोटिक। प्रोकैरियोट्स की बात करें तो जनरली स्मॉल होते हैं, बहुत तेज मल्टीप्लाई करते हैं यूकैरियोट के कंपैरिजन में। ये शेप और साइज में भी बहुत ज़्यादा वेरी कर सकते हैं। इनके 4 बेसिक शेप होते हैं बैक्टीरिया के। बैसिलस, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है। कोकस स्फेरिकल शेप के गोल गोल से देखने को मिलते हैं। विब्रियो आपको कॉमा शेप में देखने को मिल जाता है, और स्पाइरुलम की बात करें तो ये आपको स्पाइरल शेप में देखने को मिलता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो सिमिलर देखने को मिलता है थ्रू द प्रोकैरियोट्स, जो लार्ज वैरायटी के शेप और फंक्शंस की बहुत लंबी वैरायटी शोन करते हैं। पर फंडामेंटली सारी प्रोकैरियोटिक सेल्स भले ही अलग अलग शेप की हों, साइज की हों, फंक्शन अलग हों, पर जो बेसिक सिमिलरिटीज़ हैं वो कॉमन सब में देखने को मिलेंगी। जैसे सिंगल पैटर्न की अगर हम बात करें तो इनकी जो आउटर मोस्ट सेल वॉल है, किसकी हम बात कर रहे हैं? प्रोकैरियोटिक्स की। प्रोकैरियोटिक सेल्स की जो आउटर मोस्ट सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है? ग्लाइकोकैलिक्स की, फॉलोड बाय द सेल वॉल एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहले एक सेल इन्वेलप पाया जाता है बैक्टीरिया में। बैक्टीरियाज में सबसे पहले आउटर डायरेक्शन में क्या मिलेगा आपको? एक कवरिंग मिलेगी। ये ग्लाइकोकैलिक्स की बनी होती है, सेल इन्वेलप होता है। ये डिस्टिंक्ट अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसके नीचे सेल वॉल आपको दिखेगी और सेल वॉल के नीचे सेल मेम्ब्रेन। तो टोटल बैक्टीरिया में कितनी लेयर है? ट्रिपल लेयर। सेल इन्वेलप किससे बना है? ग्लाइकोकैलिक्स का। उसके बाद है सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर जब हम जाएंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा? सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे फंक्शंस की बात करें तो बैक्टीरिया 2 ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ सेल एनवेलप, और जिसके पैटर्न पे वो स्टेनिंग प्रोड्यूस डेवलप करते हैं बाय ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग एक टाइप की डाई होती है जो ग्राम से ऑब्टेन की जाती है, और फर्दर इसको डाला जाता है बैक्टीरियल सेल्स पे। अब कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स इसके ग्राम स्टेनिंग डालने के बाद उनके कलर में चेंजेस हो जाते हैं, वो बोले जाते हैं ग्राम स्टेन या फिर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और जो रिप्रेजेंट या फिर नहीं शोन करते कोई भी चेंजेस या परिवर्तन, उनको क्या बोला जाता है? ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ग्लाइकोकैलिक्स डिफर करता है कंपोजिशन में। इट कुड बी लूज शीथ called slime layer in some, while other it may be thick and tough called capsule। नाम क्या हो गया? स्लाइम लेयर। अगर ये जो कैप्सूल है, कैप्सूल लूज हुआ, सॉफ्ट हुआ, लूज शीथ पतली सी चद्दर जैसा हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं हम? स्लाइम लेयर। और अगर ये रिजिड हुआ, टफ हुआ, तो बोलते हैं हम इसको कैप्सूल। तो ग्लाइकोकैलिक्स 2 टाइप के दिखेंगे आपको। लूज होंगे तो स्लाइम लेयर बोला जाएगा, और रिजिड होंगे तो क्या बोलते हैं हम इनको? कैप्सूल बोलते हैं। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें इनके स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे मीजोजोम्स। मीजोजोम्स कैरेक्टर्स होते हैं किसके? प्रोकैरियोट्स के। प्रोकैरियोट्स में स्पेशलाइज स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, इनको बोलते हैं मीजोजोम्स। ये एक्चुअली होती क्या है? जैसे सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? कभी कभी अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है और एक स्पेशल स्ट्रक्चर दिखने लगती है हमें। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं? मीजोजोम। ये आपको यहाँ पे दिख रही होगी। अब इनकी बात करें तो ये क्या करेंगी?
अंदर की तरफ सरफेस एरिया बढ़ा देंगी। सरफेस एरिया बढ़ाने के शेप पैटर्न की बात करें तो 3 तरह की दिखती हैं आपको। अगर सिर्फ छोटे से गोले जैसी स्ट्रक्चर बनी इधर अंदर की तरफ गोल गोल सी, तो इसको हम बोलते हैं वेजिकल। अगर यही स्ट्रक्चर ट्यूब जैसी दिखी तो ट्यूब्यूल्स बोला जाता है। अगर यही स्ट्रक्चर और ज़्यादा ट्यूबुलर और फिर फोल्डेड दिखी तो इसको बोलते हैं लैमेली। तो टोटल 3 स्ट्रक्चर मीजोजोम्स के देखने को मिलती हैं। एक वेजिकल सीधे सीधे आपका स्फेरिकल शेप का दिख जाएगा। अगर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगी तो ये ट्यूब्यूल्स होंगी। और अगर ट्यूब लेंथ इंक्रीज करके फोल्डेड पैटर्न पे दिखी तो इसको हम क्या बोलेंगे, लैमेली। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इनके काम की तो सेल वॉल फॉर्मेशन में ये हेल्प करते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है डॉटर सेल्स में उनमें हेल्प करते हैं। इसके अलावा रेस्पायरेशन, सिक्रीशन प्रोसेस में और सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बढ़ाने में, ताकि एंजाइम की एक्टिविटीज़ यहाँ पे प्रॉपरली हो सकें, उनमें हेल्प करते हैं। तो इनके फंक्शंस और शेप याद रख लीजिएगा। कुछ प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियाज की अगर हम बात करें लाइक साइनोबैक्टीरिया में, यहाँ पे मेम्ब्रेन्स में एक्सटेंशन देखने को मिलता है। अभी तक अंदर की तरफ था तो क्या बोला हमने, मीजोजोम्स। ये 3 टाइप्स को आपको दिखे, एक आपको दिखा वेजिकल्स, एक ट्यूब्यूल्स और एक लैमेली। वेजिकल, ट्यूब्यूल्स और लैमेली की बात अगर हम बात करें तो कुछ केसेस में जैसे साइनोबैक्टीरिया में ये एक्सटेंशन बाहर की तरफ आ जाता है, और जो एक्सटेंशन बाहर की तरफ साइटोप्लाज्मा से निकल के आता है इसको बोलते हैं क्रोमैटोफोर्स। क्रोमैटोफोर्स कंटेन करते हैं पिगमेंट्स, कलर। बैक्टीरियल सेल्स की बात करें तो बाहर की तरफ क्या निकलेंगे, क्रोमैटोफोर्स, और ये कलरिंग पिगमेंट्स काज करते हैं। एक्सटेंशन हो जाता है किसमें, साइटोप्लाज्म में, और बाहर की तरफ यहाँ पे भी साइटोप्लाज्म की प्रेजेंस हमें देखने को मिल जाती है। बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो इनके पास सेल्स मोटाइल या नॉन मोटाइल हो सकती हैं। मोटाइल का मतलब मूव कर सकती हैं और नॉन मोटाइल का मतलब मूवमेंट नहीं शोन करेगा। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसी हैं जिनमें पतली फिलामेंटस एक्सटेंशन पाई जाती हैं फ्रॉम देयर सेल वॉल, कॉल्ड करते हैं इसको क्या, फ्लैजेला बोलते हैं। बैक्टीरिया का जो फ्लैजेलम है ये कंपोज करता है 3 पार्ट में, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। बेसल बॉडी आपको देखने को मिलेगी सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में। इसके बाद यहाँ पे प्रेजेंस दिखेगा आपको हुक, जो सेल मेम्ब्रेन से लेके सेल वॉल के बाहर तक फैला हुआ दिखेगा, और उसके बाद थ्रेड लाइक एक स्ट्रक्चर दिखेगी, इसको बोलते हैं फिलामेंट। तो जो आपको फ्लैजिला दिखता है जिसके सहारे सेल मूवमेंट करती है वो सेल मेम्ब्रेन की एक्सटर्नल एक्सटेंडेड वेरिएंट होता है, बाहर की तरफ निकला हिस्सा। बेसल बॉडी प्रेजेंट होगी ताकि ये आसानी से छूट के न बाहर चला जाए। हुक लाइक स्ट्रक्चर होती है, उससे फंसा हुआ ये थ्रेड देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं फिलामेंट। कुछ इस तरह से रियलिटी में ये देखने को मिलता है फ्लैजेलम। फ्लैजेलम के अलावा कुछ बैक्टीरियाज में देखने को मिलते हैं बहुत माइन्यूट छोटे छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इनको बोलते हैं पिलाई। पाइली स्ट्रक्चर जो होती है ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ी हुई और बीच बीच में उभरी हुई सी दिखेगी, लेकिन जो बॉडी पे केस होते हैं उनके जैसी जो स्ट्रक्चर नज़र आती है उनको हम क्या बोल देते हैं, फिम्ब्री। तो पिलाई और फिम्ब्री जैसी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, पर इनका कोई रोल नहीं होता है मूवमेंट में। पिलाई और फिम्ब्री का काम सिर्फ बॉडी से अटैचमेंट कराना है, ये अटैच कराने में हेल्प करती हैं। फिम्ब्री स्मॉल ब्रेसर लाइक फाइबर होते हैं जो स्प्राउटिंग कर रहे होते हैं, सेल से बाहर निकल रहे होते हैं। ये बैक्टीरिया को रॉक से या फिर तेज़ पानी की धारा में जब बह रहे होते हैं तो उनसे अटैच करके रोक के रखते हैं ताकि ये पानी के साथ बह ना जाएं। फिर बात करते हैं प्रोकैरियोट के राइबोसोम्स की। प्रोकैरियोट के जो राइबोसोम्स होते हैं ये 70S टाइप होते हैं। इनकी सब यूनिट होती है 50S to 30S। ये लगभग 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर के साइज के कई सारे नंबर्स इनके देखने को मिलते हैं। और जब राइबोसोम्स एक सिंगल थ्रेड के साथ पूरी एक चेन बना लेता है, बहुत सारे राइबोसोम्स उनमें अटैच हो जाते हैं, तो उस कंडीशंस को बोलते हैं पॉलीराइबोसोम्स या फिर पॉलीसोम्स बोला जाता है। मीजोसोम्स अभी दिखा था हमें, जो अंदर की तरफ
सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन थी जिसमें वेजिकल्स की प्रेजेंस आपको देखने को मिली थी, पाइलस की स्ट्रक्चर आपको उसके बाद देखने को मिली थी वहीं पे, और टिब्यूल्स और लैमेली 3 मेजर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिली थी। वैसे ही यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको राइबोसोम्स के जो ग्रुप्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, पॉलीजोम्स या पॉलीराइबोसोम्स भी बोलते हैं समराइज फॉर्म में। एक और स्ट्रक्चर जिसका अभी हमने जिक्र किया था पाई जाती है यहाँ पे, नाम है इंक्लूजन बॉडी। ये रिजर्व मटेरियल होती हैं किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में स्टोर करती हैं साइटोप्लाज्म में इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में। ये फॉस्फेट के ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसियन के ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन के ग्रेन्यूल्स, गैस वैक्यूल्स, ब्लू ग्रीन एल्गी और पल्पर और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज में गैसेस भी ये स्टोर करके रखती हैं क्योंकि गैसियस एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट होती है। तो इंक्लूजन बॉडी में ये सब आपको प्रेजेंस दिख जाती हैं। अब हमने प्रोकैरियोट्स की बात कर ली है। यूकैरियोट्स के और प्रोकैरियोट्स के बीचेस में जो डिफरेंसेस या अंतर हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जितना हिस्सा प्रोकैरियोट्स का पढ़ा है ना उतना ही आपके नीट के एग्ज़ाम के लिए या सीटी अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और 11th क्लास अगर करने जा रहे हैं तो इतना समराइज्ड वे पर्याप्त होगा आपके बोर्ड एग्ज़ाम में प्रॉपर फुल मार्किंग के लिए। न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, पर यूकैरियोट्स में ये मेम्ब्रेन बाउंड होगा। यूकैरियोट्स के बारे में अभी हम और डिटेल्स पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हम छोटा सा एक डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू की तरह देख रहे हैं कि हमने प्रोकैरियोट्स में जो पढ़े हैं वो एक बार समराइज्ड वे में रिवाइज कर लेते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल इसमें एब्सेंट होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं। हाँ, राइबोसोम्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होता है, ये याद रखना, इसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर होती है राइबोसोम्स की। ये 70S टाइप प्रोकैरियोट्स में दिखेगा, 80S टाइप आपको दिखेगा इन माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट में 70S का राइबोसोम दिखेगा, पर जो यूकैरियोट्स हैं इनमें 80S न्यूक्लियस में भी पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाएगा और क्लोरोप्लास्ट में भी राइबोसोम्स पाया जाता है, पर कैसा, 70S टाइप। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप माइटोकॉन्ड्रिया को और क्लोरोप्लास्ट को सेमी ऑटोनॉमस बॉडी बोला जाता है, से सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल कि कुछ काम ये खुद से परफॉर्म कर लेते हैं क्योंकि इनके पास अपना खुद का डीएनए पाया जाता है, इनके पास अपने खुद के राइबोसोम्स भी प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। साइज की बात करें तो जनरली प्रोकैरियोट्स स्मॉल होते हैं और यूकैरियोट्स लार्जर होते हैं। मल्टीप्लिकेशन तेजी से होता है प्रोकैरियोट में, इनमें लेट से। क्रोमोसोम्स इनमें फाल्स से देखने को मिलते हैं, सिर्फ आपको डीएनए के कंपोनेंट देखने को मिलते हैं जिनको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में ट्रू क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। यूकैरियोट्स में कौन से क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे, ट्रू क्रोमोसोम्स आपको यहाँ पे नजर आएंगे। नेक्स्ट हम बात करें यूकैरियोटिक सेल्स की। यूकैरियोटिक सेल्स थोड़ा सा लेंदी है, पर अच्छे से ध्यान से समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस 2 से 3 आपको हर साल एग्जाम में मिल सकते हैं। अभी 4th ऑफ मई को एग्जाम है आपका, तो वहाँ पे भी आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। स्पेशली प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो पॉइंट हमने स्पेशली डायग्राम के बेसिस पे बताया था उसको जरूर याद कर लेना, और साथ में अब यूकैरियोटिक सेल्स में हम बताते हुए चलेंगे कि कौन कौन से स्पेशलाइज्ड पॉइंट हैं। यूकैरियोटिक सेल्स इंक्लूड करती है सभी टाइप के प्रोटिस्टाज, प्लांट्स, एनिमल और फंजाई। सिर्फ मोनेरन्स थे प्रोकैरियोट्स में, उसके बाद प्रोटिस्टाज, प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स और फंगस, ये सब किसमें, यूकैरियोट्स में आपको देखने को मिलेंगे। यूकैरियोटिक सेल्स पजेस करती है एक ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर एनवेलप। इसके अलावा यूकैरियोटिक सेल्स में बहुत सारी कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर मूवमेंट करने के लिए, और अंदर की तरफ पूरी सेल के अंदर साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर की प्रेजेंस दिखेगी। जेनेटिक मटेरियल इसका क्या होता है, क्रोमोसोम। सभी यूकैरियोटिक सेल्स नॉन आइडेंटिकल होती हैं, मतलब एक सेल दूसरे सेल के सिमिलर
नहीं देखने को मिलती है। हाँ, एक सेम टिश्यूज़ में ये देखने को मिल सकती हैं और इनके काम भी अलग अलग हो सकते हैं, बेसिक फंक्शंस भी डिफरेंट हो सकते हैं। सेल वॉल की बात करें तो प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स के बेसिस पे दोनों यूकैरियोटिक सेल्स हैं, इनके बेसिस पे कुछ आपको डिफरेंसेस दिखेंगे। तो डिफरेंसेस के बेसिस पे इनको देख लेते हैं एक समराइज वे में। अगर 2 नंबर में आपको रिटन पैटर्न पे डिफरेंसेस पूछा जाता है, डिफरेंस इन बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स, एमसीक्यूज तो बहुत ही आसान होता है, आप पहचान जाएंगे आसानी से। सेल वॉल, सैप वैक्यूल और प्लास्टिड्स, ये 3 चीजें प्लांट सेल्स में पाई जाती हैं पर एनिमल्स में नहीं पाई जाती हैं। यहीं पे बात करेंगे सेंट्रियोल्स की या सेंट्रोजोम्स, यहीं पे स्ट्रक्चर दिखती है सेल डिवीजन के समय, ये एनिमल सेल्स में पाई जाती है, प्लांट सेल्स में एब्सेंट होती है। ये कॉमन स्ट्रक्चर्स हैं, इनको याद रखना है आपको। सबसे पहले सामने आपके दिख रही है एक प्लांट सेल्स। कॉमनली देखना सिर्फ एनिमल सेल्स में और प्लांट सेल्स में कुछ डिफरेंसेस नजर आएंगे। एक है क्लोरोप्लास्ट का, एक आपको दिखेगा ये बाहर की तरफ जो हिस्सा है सेल वॉल का। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया कॉमन दिखेगी, राइबोसोम्स कॉमन दिखेंगे, मिडिल लैमेला दिखेगी। वैक्यूल सैप, लार्ज वैक्यूल नहीं पाया जाता है एनिमल्स में, तो वैक्यूल्स भी ये एक्स्ट्रा प्लांट सेल्स में देखने को मिलता है। बाकी गोल्गी अपरेटस, न्यूक्लियर एनवेलप, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, रफ ईआर एंड एसईआर, 2 स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सेगमेंट हैं। लाइजोसोम्स है, प्लाज्मोडेस्मेटा, ये स्पेस प्रेजेंट होता है जो पैसेज प्रोवाइड होता है, जिसकी वजह से फ्लूइड मटेरियल एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफर होते हैं, वो स्पेस प्लाज्मोडेस्मेटा बोला जाता है। और इसके अलावा माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ पे पाई जाती हैं जो इंटरनल स्ट्रक्चर बनाती हैं, पर ये माइक्रोट्यूब्यूल यहाँ पे मार्क नहीं करना था हमें, क्योंकि ये किस में पाई जाती हैं, प्लांट और एनिमल्स दोनों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, फिगर सामने है एनिमल सेल्स की। यहाँ पे देखना साइटोप्लाज्म दोनों में है, ईआर भी दोनों में है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, पराक्सीसोम्स, सेंट्रियोल्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइक्रोविलाई। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखी आपको सेंट्रियोल्स, जो सिर्फ प्लांट सेल्स में एब्सेंस दिख रही थी पर एनिमल सेल में पाई जाती है। न्यूक्लियोलस की स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियर एनवेलप दिखेगा, एसईआर, गोल्गी अपरेटस और न्यूक्लियस ये पूरी तरह से कंप्लीट दिखेंगी। कुछ एक एक्सेप्शन जैसे पराक्सीसोम जैसी स्ट्रक्चर दिखेंगी, पर वो केसेस अभी हम आगे पढ़ते हुए चलने वाले हैं, तो एक एक करके हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। सेल मेम्ब्रेन के बारे में, सेल वॉल के बारे में, फिर जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उन सब के बारे में कंबाइंड पैटर्न पे। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन की, या इसको बायो मेम्ब्रेन भी बोला जाता है क्योंकि ये लिविंग बीइंग्स के चारों तरफ सराउंड कर रही होती हैं। डिटेल स्ट्रक्चर जो मेम्ब्रेन की है इसको स्टडी की गई थी आफ्टर द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1950s। 1950 में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप खोज लिया गया तब डिटेल स्टडी पहली बार सामने आई। इसके पहले केमिकल स्टडीज की गई थी सेल मेम्ब्रेन की, स्पेशली ह्यूमन आरबीसी की, जो इनेबल कर रही थी साइंटिस्ट को ताकि पॉसिबल स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बनाई जा सके। सेल मेम्ब्रेन और सेल ऑर्गेनेल्स की जो मेम्ब्रेन्स हैं इनको मिला के हम बायो मेम्ब्रेन्स बोलते हैं। बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन में क्लियरली ये तो पता लग गया था कि लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट 3 चीजें पाई जाती हैं। ह्यूमन एरिथ्रोसाइट्स मेम्ब्रेन में लगभग 52% प्रोटीन और 40% लिपिड थी। बाकी 2% का जो सेगमेंट बचता है 8% अप्रॉक्सीमेट ये कार्बोहाइड्रेट था। इतना कंपोजिशन हमें पहले केमिकल इन्वेस्टिगेशन से पता लग चुका था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये चीजें बन से जुड़ी हुई हैं, पर स्ट्रक्चर जो सेल मेम्ब्रेन की है प्रोकैरियोट्स की, ये यूकैरियोट्स की बिल्कुल सिमिलर होती है क्योंकि दोनों में सेल मेम्ब्रेन प्रॉपरली पाई जाती है। फिर बात करें स्ट्रक्चर की तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया था रॉबर्टसन ने। इनके हिसाब से ये जो मॉडल है सेल ऑर्गेनेल्स का, मेम्ब्रेन्स का, ये स्ट्रक्चरली और फंक्शनली कैसा होता है, सिमिलर होता है। तो इन्होंने सिंपली स्टेट कर दिया कि यूनिट मेम्ब्रेन है, एक सिंगल मेम्ब्रेन है जिसमें जगह जगह
आपको कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन्स एक साथ देखने को मिल जाएंगे। फिर आए सिंगर एंड निकोलसन साहब। 1972 में पहली बार मॉडल प्रपोज किया फ्लूइड मोज़ेक टर्म बहुत सुना होगा, ऐसा जिसमें बीच बीच में रफ स्ट्रक्चर नजर आए। लार्जेस्ट और वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन का। इसके अकॉर्डिंग फ्लूइड मोज़ेक में प्रोटीन जो होती हैं ये अरेंज होती हैं फास्फोलिपिड की बाई लेयर में। कैसे? मोज़ेक पैटर्न पे कुछ इस तरह से देखने को मिलती हैं ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, बाई लिपिड्स की लेयर इधर से, और इसमें ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनमें जो प्रोटीन्स हैं ये धसी हुई एम्बेडेड नजर आती हैं। कुछ इस तरह से फिगर नजर आता है किसका? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का। ये आपके सामने स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ये आपको स्ट्रक्चर जो नज़र आ रही है ये इंटीग्रेटेड प्रोटीन है। ये प्रोटीन धसी हुई नज़र आती हैं, ऊपर की सरफेस है। 3 डायमेंशनल व्यू आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसमें शुगर, प्रोटीन्स, और जो प्रोटीन्स हैं वो कैसी एम्बेडेड पैटर्न पे हैं, धसी हुई नज़र आती हैं। और इन्हीं प्रोटीन्स के पास आपको शुगर के कंटेंट जुड़े हुए देखने को मिल जाएंगे। हालांकि शुगर के कंटेंट आपको लिपिड की जो बाई लेयर है उसमें भी दिख जाएंगी। अब जो लिपिड की बाई लेयर है इसकी भी 2 हिस्से में स्ट्रक्चर बनी होती है। एक होता है पोलर हेड जो हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग। नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक होता है, यानी कि ये फैट लविंग होता है। तो फैट मटेरियल को अगर ट्रांसफर करना होता है तो हम नॉन पोलर टेल के साथ, और अगर ट्रांसफरिंग देखने को मिलती है किसकी? एक पोलर हेड की, तो हाइड्रोफिलिक हेड्स के थ्रू हो जाता है टुवर्ड द एक्वस मीडियम। तो जिधर पानी होता है उधर हेड का रीजन दिखेगा आपको। और पानी कहाँ होगा? सेल के बाहर के हिस्से में भी दिखेगा और सेल के अंदर की भी हिस्से में, पर बीच में वाटर नहीं देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पे पाए जाते हैं फैट। और जो नॉन पोलर टेल है इसकी 2 आर्म होती हैं। एक आर्म सैचुरेटेड फैटी एसिड की बनी होती है और दूसरी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की। इसी वजह से इसको एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल बोला जाता है। लिपिड है पर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों टाइप्स के हैं। एक पोलर हेड है और दूसरा नॉन पोलर टेल देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे लिपिड की, तो जो फॉस्फोलिपिड है मेन कंपोनेंट होता है सेल मेम्ब्रेन का, क्योंकि ये कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर होती है सेल मेम्ब्रेन में, पूरी चारों तरफ से मोतियों के माला जैसी घिरी होती है। फॉस्फोलिपिड की जो लेयर है ये फ्लूइडिटी प्रोवाइड करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ताकि जो फॉस्फोलिपिड है इनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की रिच क्वांटिटी पाई जाती है। कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रिजिड होता है फॉस्फोलिपिड से, तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि रिजिड स्ट्रक्चर चाहिए स्टेबिलिटी मेंटेन रखने के लिए। अगर स्टेबिलिटी कमज़ोर दिखी तो ये प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वासी लिक्विड नेचर। लिपिड इनेबल करता है लेटरल मूवमेंट ऑफ द प्रोटीन, कि प्रोटीन जो ये चेन है ना इसके साथ साथ मूव कर सके लेटरली। ऐसा जरूरी नहीं है कि ऊपर से नीचे ही मूवमेंट हो, लेटरली मूवमेंट भी देखने को मिलता है। क्वासी लिक्विड फ्लूइड नेचर होता है इनका लिपिड का, जो लेटरल मूवमेंट प्रोटीन का देखने को मिलता है। पूरी बाई लेयर के बीच में जो दोनों लेयर होंगी, इस तरह से 2 लेयर्स हैं और इन लेयर्स के बीच में यहाँ पे मोशन कर पाता है, क्योंकि लिक्विड क्वासी लिक्विड होता है, जेली लाइक होगा तो इजीली ये आराम से फ्लोट कर जाएगा इधर से दूसरी डायरेक्शन में। एबिलिटी मूव करने की विद इन द मेम्ब्रेन, ये मेजर्ड करता है इसकी फ्लूइडिटी। तो फ्लूइडिटी यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अलावा जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन 2 टाइप की आपको दिख रही थी, एक जो बॉडी के अंदर एम्बेडेड है और एक जो मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ निकली हुई है। तो 2 टाइप की होगी, एक एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल बाहरी प्रोटीन, इंट्रिंसिक जो धसी हुई कंप्लीटली अंदर पाई जाएगी, इसको बोलते हैं हम इंटीग्रल प्रोटीन। तो प्रोटीन जो टाइटली बाइंडेड है फॉस्फोलिपिड से वो कौन सी हैं? इंट्रिंसिक प्रोटीन, जबकि जो सरफेस पे लिपिड की लेयर प्रेजेंट है सेपरेट करती है इनको आसानी से, ये प्रोटीन एंजाइमेटिक एक्टिविटीज कैरी करते हैं, इनको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट में भी कौन सा? ऑलिगोसैकेराइड्स।
ओलिगोसैकेराइड शुगर, जिसमें ग्लाइकोलिपिड्स की बात करते हैं और ग्लाइकोप्रोटीन्स की, ये आउटर सरफेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पाए जाते हैं, इन्वॉल्व करते हैं सेल टू सेल रिकॉग्निशन, मतलब जब सेल एक से दूसरी सेल्स के कांटेक्ट में आती है तो उसके रिकॉग्निशन में, आइडेंटिफिकेशन में और मटेरियल ट्रांसफर में इनका हेल्प देखने को मिलता है। तो कौन सी शुगर पाई जाती है? ओलिगोसैकेराइड्स। और यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स के पास आउटर सरफेस पे इनकी प्रेजेंस देखने को मिलती है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इनमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है मोशन कैसे होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, यानी कि इसको बोला जाता है एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं आइदर साइड ऑफ इट, मतलब एक मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के इस पार कुछ आइटम होंगे, कुछ इधर की तरफ सब्सटेंस या मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बिना किसी एनर्जी के पैसिवली ट्रांसपोर्ट कर जाते हैं थ्रू द ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस प्रोसेस है, इधर मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं इधर कम है तो ये मूव कर गए, तो प्रोसेस क्या हो गई? ऑस्मोसिस, कोई एनर्जी खर्च नहीं हुई। न्यूट्रल जो सॉल्यूट है ये मूव कर सकता है सिंपल डिफ्यूजन से, वाटर डिफ्यूजन होता है ऑस्मोसिस से। अब कुछ आयंस हैं और मॉलिक्यूल्स हैं जो ट्रांसपोर्ट करते हैं मेम्ब्रेन के कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट, मतलब इधर कम है और इधर ज़्यादा हैं, पर अब ज़रूरत जिधर ज़्यादा वाले की थी इनको और चाहिए, यानी कि कम से ज़्यादा की तरफ मूवमेंट होगा तो इसको बोलते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसमें जो मूवमेंट दिखेगा इसके लिए आपको खर्च करनी पड़ती है एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी, और एनर्जी जब खर्च होगी तो इसको बोलते हैं हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसके एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे, सोडियम पोटेशियम पंप, आयनिक चैनल जिसमें एनर्जी एटीपी के फॉर्म में खर्च होती है, और ये जो मूवमेंट है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये परफॉर्म कराया जाता है। अब ये तो हो गया मॉलिक्यूलर लेवल पे छोटा छोटा सा मूवमेंट, पर कभी कभी देखने को मिलता है लार्ज एक्सटेंट पे ट्रांसपोर्ट, इसको बोलते हैं हम बल्क ट्रांसपोर्ट। ये ट्रांसपोर्ट कैसा बोला जाता है? बल्क ट्रांसपोर्ट। एंडोसाइटोसिस, अंदर की जो सेल है, एंडोसाइटोसिस यहाँ पे फंक्शंस, अंदर की तरफ से सेल पूरी स्ट्रक्चर मूव कराती है और फंक्शंस देखने को मिलता है। इसके लिए दो टर्म यूज करते हैं, एक पिनोसाइटोसिस और एक फैगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस जो अंदर की तरफ मूवमेंट हो रहा है सेल के, हम उसकी बात कर रहे हैं। एंडोसाइटोसिस जो सेल के बाहर की तरफ मूवमेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस दो तरह का होगा, एक वाटर मटेरियल जिसको हम सेल ड्रिंकिंग बोलते हैं, यानी कि सेल क्या कर रही हैं? पानी पी रही हैं। इंजेक्शन ऑफ द लिक्विड मटेरियल बाय प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही नाम है प्लाज्मा लेमा, कंफ्यूज मत होना। प्लाज्मा लेमा के थ्रू अंदर की तरफ एक ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर बनती है, ये फॉर्म करती हैं वेजिकल या बैक लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं पिनोजोम्स। सेल मेम्ब्रेन में ही ये फ्लूइड मटेरियल अंदर आता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। अब अंदर की तरफ ये मेम्ब्रेन अपना मटेरियल छोड़ देती है, तो ये लार्ज स्केल पे बड़े अमाउंट में लिक्विड मटेरियल बॉडी के अंदर सेल के एंटर करता है, इसको बोलते हैं हम पिनोसाइटोसिस, क्योंकि ये फॉर्मेशन करती है पिनोसोम का। सेम पैटर्न है फैगोसाइटोसिस या फिर सेल ईटिंग, इंजेक्शन करती है सॉलिड कॉम्प्लेक्स मटेरियल बाय मेम्ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ वेजिकल, और वो जो वेजिकल जिसमें सॉलिड मटेरियल फिल्ड अप करके इनटेक किए जाते हैं इसको बोलते हैं फैगोजोम्स। सेल है, सेल चारों तरफ से जाएगी मूव करते हुए, और यहाँ पे सॉलिड मटेरियल है, इसको अंदर की तरफ इनटेक करने के लिए अपनी ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अंदर एक थैली जैसी स्ट्रक्चर बना लेगी, और फिर ये पूरा मटेरियल अंदर आके डाइजेस्ट हो जाएगा। प्रोसेस बोला जाता है फैगोसाइटोसिस, और यही फंक्शंस होता है WBCs का, जब ये माइक्रोब्स के अगेंस्ट झगड़ा करके हमें बीमारियों से बचाती हैं। नेक्स्ट है एक्सोसाइटोसिस, या इसको बोलते हैं इम्यूसाइटोसिस या सेल वोमिटिंग बोला जाता है इसको। एक्सोसाइटोसिस मतलब सेल से बाहर का मटेरियल। इजेशन,
इंजेशन मतलब अंदर की तरफ ले जाना और इजेशन मतलब बाहर। अब जो वेस्ट मटेरियल हैं जब ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं तो सेल में आउटर ग्रोथ देखने को मिलती है मेम्ब्रेन में, और ये जो मेम्ब्रेन्स हैं ये फर्दर बॉडी के बाहर वेस्ट मटेरियल को लार्ज क्वांटिटी में बाहर फेंक देते हैं। इसको बोलते हैं सेल वोमिटिंग या फिर इम्यूसाइटोसिस, या फिर बोला जाता है इसको एक्सोसाइटोसिस। ये स्ट्रक्चर थी सेल मेम्ब्रेन की। दूसरी स्ट्रक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं सेल वॉल। सेल वॉल कैसी होगी? नॉन लिविंग बट रिजिड स्ट्रक्चर होती है, फॉर्म करती है बाहरी कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर पाई जाती है बैक्टीरिया में, कुछ प्रोटिस्टाज में, फंगी में, एल्गी में और मेनली प्लांट्स में। एल्गी की जो सेल वॉल है ये सेलुलोज की, गैलेक्टेंस की, मैनेन्स की और मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट्स की बनी होती है। तो ये आपको याद रखने हैं किसकी बनी हुई है, ये सेलुलोज के साथ साथ गैलेक्टेंस की, मैनेन्स की और कुछ मिनरल्स यहाँ पे प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। जबकि प्लांट सेल्स की बात करें तो इनमें सेल वॉल कंसिस्ट होती है सेलुलोज की और हेमीसेलुलोज की। पेक्टिन्स और प्रोटीन्स ये आपको देखने को मिलते हैं किसमें? एल्गी में। एल्गी की जो सेल वॉल है इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे, इसमें आपको फंजाई में देखने को मिलेंगे, इसमें नहीं। ये हेमीसेलुलोज, कुछ अमाउंट ऑफ पेक्टिन और प्रोटीन्स पाए जाएंगे प्लांट्स में। ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। इनके बीच में अगर हम बात करें, दो प्लांट सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है इसको बोलते हैं मिडिल लैमेला या फिर प्लाज्मोडेस्माटा। इसके माध्यम से मटेरियल एक सेल से दूसरे मटेरियल में या दूसरी सेल में ट्रांसफर होते हैं। प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, अंदर की एन वॉल और अंदर की तरफ इनर वॉल देखने को मिलती है, और इसी के पास प्रेजेंट देखने को मिलती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे स्ट्रक्चर है और डेस्मोटिब्यूल्स के थ्रू जो मटेरियल हैं एक सेल से दूसरी सेल्स में ट्रांसफर होते हैं। साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट प्लाज्मोडेस्माटा के नाम से जाना जाता है। प्राइमरी सेल वॉल की बात करें तो यह पतली होती है, इलास्टिक और कैपेबल ऑफ ग्रोथ यानी कि बढ़ सकती है। कंपोज होती है सेलुलोज की, हेमीसेलुलोज की और पेक्टिन की। पर दूसरी अंदर की जो इंटरनल सेल वॉल है ये रिजिड होती है, थिक होती है और बनी होती है सेलुलोज की, हेमीसेलुलोज की, पेक्टिन के अलावा क्यूनिन और लिग्निन, साथ में सुबेरिन, ये हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा मिडिल लैमेला जो प्रेजेंट था कंपोज करते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट के, इसको हम प्लांट सीमेंट बोलते हैं, जिसकी वजह से सेल वॉल हार्डनेस कैरी करती है। कैल्शियम इसमें ज़्यादा होता है। तो टोटल दो सेल वॉल, एक प्राइमरी जो इलास्टिक होगी, पतली होगी, सिर्फ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन की बनी होगी। पर सेकेंडरी सेल वॉल जो अंदर की तरफ होगी रिजिड और थिक होगी, क्योंकि बनी है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज के साथ लिग्निन और सुबेरिन जैसे कंपोनेंट से। मिडिल लैमेला की बात करें तो इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट या प्लांट सीमेंट एलिमेंट्स बोले जाते हैं। इसमें कैल्शियम का अमाउंट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो शेप है सेल मेम्ब्रेन के श्रिंकेज होने के बाद भी इसके शेप में कोई परिवर्तन नहीं आता है। सेल वॉल के फंक्शन की बात करें तो सेल वॉल शेप प्रोवाइड करता है सेल को। इसके अलावा जो इन्फेक्शन के थ्रू मैकेनिकल डैमेज होते हैं या फिर इन्फेक्शन होते हैं उनसे सेल को बचाती है। इसके अलावा सेल टू सेल इंटरेक्शन के लिए, और ये बैरियर होती है अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल्स की, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हम नहीं चाहते सेल के अंदर आएं उनको ये रोक देती है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की। हमारी बॉडी के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जो कोरिलेट करती है। इसमें टोटल 4 ऑर्गेनेल हम एक साथ पढ़ेंगे, एक के बाद एक। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक काम करेगा, फिर दूसरा उसके बाद उसी काम को आगे बढ़ाएगा, तीसरा उसके बाद उस काम को परफॉर्म करेगा और चौथा लास्ट में काम को सबमिट करेगा। तो एक साथ कोऑर्डिनेशन फंक्शन में ये फंक्शनेट करते हैं, इसलिए इनके फंक्शंस कोऑर्डिनेट होते हैं, इसलिए इनको बोला गया अंदर से एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट, क्योंकि ये सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर पाए जाते हैं। ये
जो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स हैं ये डिस्टिंक्ट होते हैं टर्म में इनकी स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बेसिस पे। बहुत सारे इनमें से कंसीडर किए जाते हैं एक साथ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के, क्योंकि फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड हैं। यहाँ पे जैसे देख पाएंगे आप, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इस पे अंदर न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अंदर की तरफ क्रोमोसोम्स और क्रोमैटिन फाइबर्स पाए जाएंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही अटैच पैटर्न पे आपको देखने को मिलेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और स्मूथ और रफ दोनों पैटर्न देखने को मिलेंगे। यहीं पे क्रिस्टी पाई जाती हैं और यहीं पे राइबोसोम्स आपको एक साथ दिख जाएंगे। तो ये सब जो ऑर्गेनेल्स दिख रहे हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट हैं। टोटल 4 ऑर्गेनेल, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम की बात करें तो ये टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है जो फैली होती है पूरे साइटोप्लाज्म पे। ये स्ट्रक्चर है गोल्गी अपरेटस की, जिसमें प्रेजेंट देखने को मिलती है आपको सिस्टर ने एक साइड से मटेरियल को डालना और दूसरी साइड से मटेरियल को पैकेज करके रखना निकालना। ये एक ऐसी फैक्ट्री है जिसका काम है पैकेजिंग करना। दीज वी आर नेम्ड गोल्गी बॉडीज आफ्टर डिस्कवर्ड नेम कैमिलियो गोल्गी, क्योंकि खोजा था किसने? कैमिलियो गोल्गी ने। अगर लाइसोसोम्स की बात करें तो ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर होती हैं जो प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग ऑफ गोल्गी अपरेटस के बाद बनती हैं। वैक्यूल एक और स्ट्रक्चर दिखेगी, ये मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। मेम्ब्रेन इसकी क्या बोली जाती है? टोनोप्लास्ट, क्योंकि ये जो अंदर हाइपोटोनिसिटी और हाइपरटोनिसिटी है उसको मेंटेन रखती है, ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन रखती है, इसलिए इसको बोलते हैं हम टोनोप्लास्ट। एंडोप्लाज्मिक की बात करें तो ये 2 टाइप के होते हैं, रफ ईआर, ये आरईआर के नाम से जाना जाता है, जो राइबोसोम्स के फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि प्रोटीन्स। राइबोसोम्स यहाँ पे सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में, इसलिए रफ ईआर बोला जाता है। जबकि दूसरी साइड्स में देखने को मिलेंगे जहां पे इनकी एब्सेंस होती है राइबोसोम्स की, और जब एब्सेंस नहीं होंगे तो सरफेस कैसी होगी? बिल्कुल चिकनी होगी, इसलिए इनको बोला जाता है स्मूथ ईआर। गोल्गी अपरेटस की बात करें तो ये कंसिस्ट करते हैं सिस्टरने। इनके पास सिस्टरने पाई जाती हैं जो कंसेंट्रली अरेंज होते हैं न्यूक्लियस के डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स सिस and forming phase and concave trans और maturing phase। तो 2 phases होंगे, एक convex और एक concave। जो न्यूक्लियस की तरफ आपको हिस्सा दिखेगा वो कॉन्वेक्स या फिर सिस फॉर्म दिखेगा, और जो फेस फॉर्म देखने को मिलेगा कॉन्केव ट्रांस, ये मैच्योरिंग फेस होता है। इसमें मतलब एक साइड से जब ग्रेन्यूल्स फॉर्मेशन होके इधर जाएंगे तो दूसरी डायरेक्शन से ये निकल के बाहर जाएंगे। लाइसोसोम्स की बात करें तो इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स लाइक लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेजेस पाए जाते हैं और ऑप्टिमली ये एक्टिवेट होते हैं पीएच 5.5 पे। बहुत हैवी पीएच की भी रिक्वायरमेंट या बहुत ज़्यादा लो पीएच की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इवन एंजाइम्स हैं एसिडिक इन नेचर होंगे तो यहाँ पे इनकी एक्टिविटीज लो डाउन होनी चाहिए, लेकिन नहीं, ये प्रॉपरली एक्टिव फॉर्म में 5.5 पीएच स्केल पे फंक्शन करते हैं। वैक्यूल की बात करें तो कंटेन करते हैं वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और अदर मटेरियल जो यूजफुल नहीं होते हैं सेल के लिए। अमीबा की बात करें तो इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक्सक्रीशन में। आगे बात करें आरईआर, रफ ईआर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, एसईआर लिपिड सिंथेसिस के लिए। शुरुआत में गोल्गी अपरेटस फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मेन फंक्शन इनका क्या है? पैकेजिंग ऑफ द मटेरियल। ये इंपॉर्टेंट साइट होती है जहां पे ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स के फॉर्मेशंस देखने को मिलते हैं। लाइसोसोम्स में एंजाइम्स कैपेबल होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने के लिए। वैक्यूल बहुत सारी सेल्स में जैसे प्रोटिस्टाज में फूड वैक्यूल्स की प्रेजेंस देखने को मिलती है, फॉर्म करते हैं बाय द इंगल्फिंग ऑफ फूड पार्टिकल। जब फूड पार्टिकल खा लिए जाते हैं तो अंदर फूड वैक्यूल्स में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये इनके कुछ मेजर फंक्शन हैं। फैक्ट्री कौन सी है? ईआर। जो रफ ईआर है वो प्रोटीन बना रही है और एसईआर आपको फॉर्म करके लिपिड के ग्रेन्यूल्स दे रहा है। ये निकल के जा रहे हैं गोल्गी अपरेटस पे।
गोल्गी अपरेटस पे ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स की पैकेजिंग होने के बाद बंडल्स रिलीज हो रहे हैं। इसके अलावा हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स लाइजोसोम्स में रिलीज हो रहे हैं जो मटेरियल को डाइजेस्ट करने की एबिलिटी रखते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ सेल, क्योंकि जब क्रिटिकल कंडीशंस आती हैं तो ये एक साथ रिलीज करके पूरी सेल को डाइजेस्ट करके खत्म करने की एबिलिटी रखते हैं। वैक्यूल स्टोरेज रखते हैं। तो ये चारों किसके हिस्से थे, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के। नेक्स्ट बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। अच्छे से परिचित होंगे, नाम याद रखिएगा। ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है, विजिबल होती है माइक्रोस्कोप के अंदर। इसके पास पाए जाते हैं डीएनए, इसके पास अपना खुद का राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। और राइबोसोम्स इसका कौन सा, एटीएस। डीएनए खुद का पाया जाएगा और राइबोसोम्स भी प्रेजेंट देखने को मिलेंगे। बाहर की तरफ ये आउटर मेम्ब्रेन, अंदर की तरफ मेम्ब्रेन पाई जाती है। इसके बीच में स्पेस प्रेजेंट होंगे, इनर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। इसमें मैट्रिक्स फ्लूइड पाए जाएंगे और क्रिस्टी यहाँ पे प्रेजेंट देखने को मिलेगी। ये स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को कट करके निकाला गया है। पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। ये स्टेनिंग के बाद माइक्रोस्कोप के अंदर क्लियरली विजिबल होती है, क्योंकि विदाउट स्टेनिंग ये ट्रांसपेरेंट नजर आती है, मतलब कुछ भी इसमें दिखाई नहीं पड़ता है। व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर सिर्फ देखने को मिलता है। इनर कंपार्टमेंट इसका मैट्रिक्स बोला जाता है। 2 मेम्ब्रेन्स हैं और अपना स्पेसिफिक एंजाइम्स इसके पास पाया जाता है। बाहर की मेम्ब्रेन है, कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री बना रही होती है। इनर मेम्ब्रेन फर्दर फोल्ड होकर क्रिस्टी का फॉर्मेशन करती है, जिसकी वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाता है। एरोबिक रेस्पिरेशन यहीं अंदर ही होता है। दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया, इसीलिए पावर हाउस ऑफ द सेल बोली जाती है। मैट्रिक्स में सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। यहाँ पे सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, वो भी सर्कुलर। जबकि अगर हम बात करें न्यूक्लियस के अंदर तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, सर्कुलर नहीं, थ्रेड लाइक क्रोमैटिन थ्रेड के पैटर्न पे। कुछ आरएनए के मॉलिक्यूल्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं और साथ में राइबोसोम्स, वो भी कैसा, 70S टाइप। एंड कंपोनेंट जो रिक्वायर्ड होते हैं सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स की, वो यहाँ पे प्रेजेंस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट एस, जो यहाँ पे 70S राइबोसोम्स बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं स्वेडबर्ग यूनिट। ये स्टैंड करता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, कि कितनी तेजी के साथ इनका सेटल डाउन या सेडिमेंटेशन हो रहा है। ये एक इनडायरेक्ट मेजर होता है डेंसिटी और साइज के बेसिस पे। नेक्स्ट बात करते हैं हम, अगला हिस्सा है प्लास्टिड्स। इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि जब आप एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोल प्ले आपको देखने को मिलता है। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, अंदर की तरफ ये जो हिस्सा है ग्रेनम बोला जाता है। एक सिंगल यूनिट क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर थैलाक्वाइड है, पूरे बंडल को हम ग्रेनम बोलते हैं और इनके प्लूरल फॉर्म ग्रेना बोले जाते हैं। अंदर कनेक्टिविटी जो एक ग्रेना को दूसरे से कनेक्ट करता है, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली या फिर फ्रेस्ट के नाम से ये जाने जाते हैं। और ये पूरी स्ट्रक्चर होती है और अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। ये क्लोरोप्लास्ट का सेक्शनल व्यू है। अगर हम यहीं पे बात करें फोटोसिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस के समय जो लाइट ट्रैपिंग होती है, लाइट रिएक्शन थैलाक्वाइड के अंदर ही अकर होती है और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होती है। स्ट्रोमा बाहर की तरफ डार्क रिएक्शन और थैलाक्वाइड के अंदर लाइट रिएक्शन अकर करती है। प्लास्टिड्स सभी प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं, यूग्लिनोइड्स में प्रेजेंट होते हैं, पर एनिमल सेल्स में नहीं पाए जाते हैं। पिगमेंट्स, प्लास्टिड, इनको क्लासिफाई किया जा सकता है क्लोरोप्लास्ट में, क्रोमोप्लास्ट में और ल्यूकोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट के लिए अगर हम टर्म बात करें तो ये ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्रोमोप्लास्ट अलग अलग कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, डिफरेंट कलर्स, जैसे कैरोटीन। कैरोटीन प्रेजेंट दिखेगा ऑरेंज कलर या येलो कलर के लिए। ऐसे ही दिखेगा ज़ैंथोफिल्स और इरिथ्रोसियानिन, फाइकोसियानिन ब्लू कलर के लिए, इरिथ्रोसियानिन रेड कलर के लिए। तो ये कलरिंग प्लास्ट यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से हमें रंग बिरंगे फल, फ्रूट्स, पत्तियाँ देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट वन, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का काम है स्टोरेज करना। क्लोरोप्लास्ट की बात कर लें तो क्लोरोफिल पाया जाएगा और कैरोटेनॉइड पिगमेंट्स क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होंगे। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड है पर स्टोरेज परफॉर्म करता है। स्टोरेज किसका? एमाइलोप्लास्ट। 3 टाइप हैं इसके। एक एमाइलोप्लास्ट है
दूसरा एलाइयोप्लास्ट है और तीसरा एल्यूरोप्लास्ट है। स्टोरेज का काम है इसका, कलरलेस होता है। कार्बोहाइड्रेट्स एमाइलेज से डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं, एग्जाम्पल पोटैटोज में देखने को मिलता है एमाइलोप्लास्ट। एलियोप्लास्ट स्टोर करता है ऑयल, एलियो ऑयल से रिलेट कर सकते हैं, और फैट्स, ऑयल और फैट। जबकि एल्यूरोप्लास्ट की बात करें तो ये प्रोटीन स्टोर करता है। ये 3 टाइप्स के आपको देखने को मिलते हैं। क्लोरोप्लास्ट भी क्या है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है और सैक लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। थैलाक्वाइड और मैट्रिक्स में स्ट्रोमा बोला जाता है। ये कंटेन करता है डबल सर्कुलर डीएनए। सिंगल सर्कुलर डीएनए किसमें प्रेजेंट था, वो प्रेजेंट था आपको देखने को मिला था माइटोकॉन्ड्रिया में। यहां पे डबल स्ट्रैंड, यहां पे आपको डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए दिखेगा और राइबोसोम्स भी इनके पास पाए जाते हैं। कैरोटिनॉइड फैट सॉल्युबल पिगमेंट है। कैरोटीन और ज़ैंथोफिल इनके एग्जाम्पल्स होते हैं जो अलग अलग कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं राइबोसोम्स की। क्लोरोप्लास्ट में 70S, ये स्मॉलर होते हैं साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स की। तो साइटोप्लाज्म में 80S राइबोसोम्स और यहाँ पे 70S राइबोसोम्स पाए जाते हैं। थैलाक्वाइड जो होते हैं ये अरेंज होते हैं स्टाक लाइक पैटर्न पे। ग्रैना एक सिंगल पैटर्न ग्रैनम बोला जाता है, और जब पूरे कई सारी गड्डियां एक साथ इकट्ठा हो जाती हैं इसको ग्रैमल बोलते हैं। फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल स्ट्रोमा लैमेली या फ्रेस्ट के नाम से जानी जाती है, जो कनेक्ट करती है थैलाक्वाइड्स ऑफ द डिफरेंट ग्रैना। स्ट्रोमा कंटेन करता है रिक्वायर्ड एंजाइम्स फॉर कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन सिंथेसिस। क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं थैलाक्वाइड्स में। रिपीटेड लाइन मेंशन की गई है। स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा 80S राइबोसोम्स, 2 सब यूनिट 60S और 40S। 60S लार्जर सब यूनिट है, 5S RNA, 5.8S RNA और 28S RNA। इसके फर्दर सब टाइप्स यहाँ पे RNA में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करें 40S स्मॉलर सब यूनिट में 18S RNA का कंपोजिशन आपको देखने को मिलता है। ये डायग्राम स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा क्योंकि इस पे बेस जो 5S 5.S RNA है इस पे बेस क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइटोस्केलेटन की। सेल को उसके रिजिड शेप में मेंटेन रखने की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए एलेबरेट नेटवर्क यहाँ पे फिलामेंटस प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर पाई जाती है। साइटोप्लाज्म में प्रोटीन से बनी हुई फिलामेंटल स्ट्रक्चर पाई जाती है ताकि इंटरनल स्ट्रक्चर मेंटेन रहे। काम होता है इसका मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, मोटिलिटी ताकि सेल में मोटिलिटी यानी कि मोशन हो सके, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल, सेल का शेप मेंटेन रखने में ये अहम भूमिका निभाते हैं। ये कुछ कॉमन पैटर्न देखने को मिलते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाती हैं। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती हैं, एक पतली सी, एक हिस्सा दिखेगा आपको माइक्रोफिलामेंट्स, ये एक्टिन्स में मसल्स में पाया जाता है। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स दिखेंगे जिसमें केराटिन प्रोटीन्स पाई जाती हैं जो हेयर्स में देखने को मिलती हैं, बालों में देखने को मिलती हैं। तो ये आपको इनके पैटर्न देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीलिया और फ्लैजिला। सीलिया और फ्लैजिला में जो आपको देखने को मिलेंगे ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, इनका अरेंजमेंट होता है 9+2, 9 नंबर्स पेयर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आपको पेयर फॉर्म में चारों तरफ फैली हुई देखने को मिल जाएंगी। और सेंट्रल लाइन की बात करें तो यहाँ पे 2 नंबर माइक्रोट्यूब्यूल्स पेयर के फॉर्म में पाई जाएंगी। सेंट्रल शीथ की प्रेजेंस यहाँ पे देखने को मिलती है। बाहर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं। इंटर डबलेट ब्रिज बनाते हैं ये एक के साथ दूसरे को अटैच करने के लिए। सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये, और रेडियल स्पोक्स पाए जाते हैं इन पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स में जो पेयर के फॉर्म में यानी कि डबलेट के फॉर्म में पाई जाती हैं। ये इंटरनल स्ट्रक्चर है सीलिया की। जैसे ये एक फ्लैजिला है, फ्लैजिला को हमने कट किया और कट करने के बाद सामने से देख रहे हैं तो अंदर की तरफ कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर आपको नजर आती है। ये हिस्सा आपको देखने को मिलता है। ये बेसल बॉडी है, ये फ्लैजिला है, कट किया तो इस तरह से रफली डायग्राम नजर आता है। हम क्लियर डायग्राम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हिस्सा देखने को मिलता है। ये पूरा सेगमेंट आपका बोला जाता है एक्सोनीम। एक्सोनीम में ट्रिपल माइक्रोट्यूब्यूल्स की भी प्रेजेंस कुछ केसेस में देखने को मिलती है जो बेसल बॉडीज होती हैं।
पर उनके बारे में हमें अभी चीज़ें नहीं डिस्कस करनी है क्योंकि वो हमारे सिलेबस के सेगमेंट में इंक्लूडेड नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें हेयर लाइक आउटग्रोथ जो होती है सेल मेम्ब्रेन से, इसको फ्लैजेला बोलते हैं। ये कंपैरेटिवली लार्जर होती है और सेल के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में भी फ्लैजेला पाई जाती है, पर ये जो स्ट्रक्चर है यूकैरियोट फ्लैजेला की वो डिफर होती है। सेंटर कोल जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, ये सब इनको मिला के हम बोलते हैं एक्सोनिम। अरेंजमेंट जो एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल्स का होता है ये कैसा होता है, 9+2 के एरे में, बीच में 2 नंबर्स और चारों तरफ 9 नंबर्स की प्रेजेंस देखने को मिलती है। दोनों सीलियम और फ्लैजेला एराइज करते हैं सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर, या इसको बोलते हैं हम बेसल बॉडी। सेंट्रियोल नहीं, सेंट्रियोल जैसी दिखने वाली बेसल बॉडी से एराइज करते हैं। दे आर कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ये कवर्ड देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सेंट्रोजोम्स की और सेंट्रियोल्स की। ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल हैं, सिर्फ एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं, कंटेनिंग 2 सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर जिसको हम सेंट्रियोल बोलते हैं। ये सराउंड होती हैं एमार्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल लाइक लाई करते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये आपको देखने को मिल जाएंगे सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रॉक्सिमल रीजन में। सेंट्रियोल प्रोटीनेसियस या प्रोटीन का बना होता है, कॉल्ड द हब, और जो बाहर की तरफ सेगमेंट होता है ये टिब्यूल से कनेक्टेड होता है। पेरिफेरल ट्रिपलेट कितनी होती हैं, 9 बाय रेडियल स्पोक्स मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, हेल्प करते हैं ये सेल डिवीजन में। सेल डिवीजन के समय जो आपको सेंट्रोजोम से निकले हुए सेंट्रियोल्स जो एस्टर फॉर्मेशन देखने को मिलते हैं वो इन्हीं की वजह से देखने को मिलते हैं, ताकि सेल डिवीजन इजीली परफॉर्मेंस हो सके। ये सेंट्रोजोम्स की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। अरेंजमेंट इनका कैसा, 9 के स्पेयर में, वो भी कैसा, ट्रिपलेट नंबर में। ट्रिपलेट सीट पाई जाती हैं, ये सेंट्रियोल्स में प्रेजेंट होती हैं। परपेंडिकुलर मटेरियल होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं, इनके पास रेडियल स्पोक्स की भी प्रेजेंस देखने को मिलती है। फिर अगला है छोटा सा टॉपिक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक सेल ऑर्गेनेल है, इसको पहली बार डिस्क्राइब किया था रॉबर्ट ब्राउन ने अर्ली 1831 में। लेटरली इस मटेरियल को न्यूक्लियस नाम दिया गया एंड उसके पहले इसको क्रोमैटिन के नाम से जाना जाता था फ्लेमिंग साहब ने। बाद में न्यूक्लियस का नाम दिया गया, खोजा था रॉबर्ट ब्राउन ने, पर नाम दिया था इसका क्रोमैटिन फ्लेमिंग साहब ने। बाद में इसको न्यूक्लियस के नाम से जाना गया। इंटरफेज न्यूक्लियस के पास क्रोमैटिन्स पाए जाते हैं, सिर्फ किस फेज में, इंटरफेज में। और जब सेल डिवीजन हो रहा होता है तो वहां पे हमें दिखते हैं क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियर मैट्रिक्स और न्यूक्लियोलस पाए जाते हैं। इसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन्स होती हैं और मेम्ब्रेन्स डबल होती हैं, 2 मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। पेरी न्यूक्लियर स्पेस इनके बीच में पाया जाता है, मेम्ब्रेन्स के बीच में भी स्पेस प्रेजेंट होता है और इनमें पोर्स पाए जाते हैं जिनको हम न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली कंटिन्यूअस होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़ी हुई और राइबोसोम्स बियर करती है। तो आउटर मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़ी है और इन पे राइबोसोम्स की भी प्रेजेंस देखने को मिल जाती है। न्यूक्लियर मैट्रिक्स जिसको हम न्यूक्लियर प्लाज्म भी बोलते हैं, इसमें न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन्स पाए जाते हैं। ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। अंदर की तरफ न्यूक्लियोलस पाए जाते हैं। राइबोसोम्स की फैक्ट्री होती है, राइबोसोम्स का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। ये बाहर की तरफ मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के बीच में न्यूक्लियर पोर पाए जाते हैं। तब जब राइबोसोम्स के अलावा डीएनए के थ्रू कन्वर्ट होके फॉर्मेशन होता है एमआरएनए के थ्रेड्स का, और एमआरएनए के थ्रेड्स बाहर आते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम्स के पास, तब इन न्यूक्लियर पोर की आवश्यकता पड़ती है। इन्हीं से अटैच आपको देखने को मिलते हैं ईआर, और ईआर से ही चूंकि फॉर्मेशन डायरेक्टली राइबोसोम्स का दिख रहा है तो यहीं पे राइबोसोम्स की भी प्रेजेंस देखने को मिलती है। क्रोमैटिन फाइबर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। फ्लूइड न्यूक्लियोप्लाज्म है, और इनकी अगर हम बात करें जो स्पेस है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में, पेरी न्यूक्लियर स्पेस 10 to 50 नैनोमीटर तक देखने को मिलता है। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच के स्पेसेस की बात कर रहे हैं हम। पेरी न्यूक्लियर स्पेस जो न्यूक्लियस के बाहर का स्पेस आपको देखने को मिलता है, ये 10 to 50 नैनोमीटर साइज का देखने को मिलता है। स्टेज ऑफ सेल डिवीजन,
शो करता है स्ट्रक्चर्ड क्रोमोजोम्स। ये स्पेशली एम फेज में देखने को मिलता है। प्रोफेज के बाद मेटाफेज में क्लियर विजन देखने को मिलता है। क्रोमैटिन्स कंटेन करते हैं डीएनए, कुछ बेसिक हिस्टोन प्रोटीन, कुछ नॉन हिस्टोन और कुछ आरएनए। इतना हिस्सा क्रोमैटिन थ्रेड्स के पास पाया जाता है। एवरी क्रोमोजोम्स हैज प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कॉल्ड सेंट्रोमियर। कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है। ये हिस्सा आपको बोला जाता है सेंट्रोमियर। ये सेंट्रोमियर है। सेंट्रोमियर की अगर हम बात करें तो इसके बाद यहाँ पे क्रोमैटिन थ्रेड्स या फिर आर्म बोली जाती है, इसको बोलते हैं क्रोमैटिड आर्म। यहाँ पे जब इस स्ट्रक्चर को सेपरेटली देखते हैं तो दोनों तरफ से ये धसी हुई स्ट्रक्चर नजर आती है डिस्क शेप की, इसको बोलते हैं हम काइनेटोकोर्स। तो डिस्क शेप स्ट्रक्चर सेंट्रोमियर रीजन के पास, साइड्स में काइनेटोकोर की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। अब सेंट्रोमियर की पोजीशन के हिसाब से क्रोमोजोम्स को टोटल 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला, अगर सेंट्रोमियर्स बिल्कुल सेंटरली अलाइन है तो इसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक। वी शेप का ये नजर आता है, इसको भी याद रखना। वी शेप स्ट्रक्चर, एल शेप, जे शेप और रॉड शेप स्ट्रक्चर कई बार पूछी जा चुकी है, या फिर इसको आई शेप भी बोलते हैं। सैटेलाइट्स सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी देखने को मिलता है मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम्स पे सिर्फ, बाकी और कहीं नहीं। अब सेंट्रोमियर थोड़ा सा एक डायरेक्शन में शिफ्टेड नजर आता है, शॉर्ट और लॉन्ग आर्म में बटा हुआ हिस्सा दिखता है तो उसको बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक। ये एल शेप देखने को मिलता है, एक बड़ी आर्म एक छोटी आर्म। वी में दोनों आर्म बराबर देखने को मिलती हैं, पर एक आर्म बहुत छोटी सी और एक आर्म बहुत लंबी सी, लॉन्गेस्ट आर्म शॉर्टेस्ट आर्म, ये देखने को मिलता है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम्स में, जो जे शेप रिप्रेजेंट करता है। और वहीं अगर हम तीसरे पैटर्न की बात करें जिसको बोलते हैं हम टीलोसेंट्रिक, चौथे पैटर्न की टीलोसेंट्रिक, ये रॉड शेप का होता है। इसमें शॉर्टर आर्म ना के बराबर होती है, सेंट्रोमियर बिल्कुल हेड पे अरेंज होता है और दोनों आर्म एक ही जैसी देखने को मिलती हैं, सिर्फ रॉड शेप स्ट्रक्चर बोला जाता है इसको। ये क्रोमोजोम्स की स्ट्रक्चर थी, पर इन क्रोमोजोम्स के अलावा भी कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ क्रोमोजोम्स हमें देखने को मिल जाते हैं। जैसे एक है स्लाइवरी ग्लैंड क्रोमोजोम्स, ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही होगी। इसमें प्रेजेंट होती है ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर। इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं पफ या बल्बियानी रिंग, क्योंकि इसको खोजा था बल्बियानी साहब ने। ये आपको क्रोमोजोम्स पाए जाएंगे पॉलीटीन क्रोमोजोम्स, स्पेशली स्लाइवरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट होती है, इसलिए स्लाइवरी ग्लैंड क्रोमोजोम्स बोला जाता है। नेक्स्ट वन, लैंप ब्रश क्रोमोजोम्स, इसको फ्लेमिंग और रकेट साहब ने खोजा था। ये एम्फीबियंस की oocyte सेल्स में देखने को मिलते हैं। oocyte सेल्स जिससे एग सेल का फॉर्मेशन हो रहा होता है, इनमें लैंप ब्रश क्रोमोजोम्स देखने को मिलते हैं। लैंप के जो सफाई क्लीनिंग करने वाला ब्रश होता है ना, वैसे ही दिखते हैं, इसलिए इनको लैंप ब्रश क्रोमोजोम्स बोला जाता है। नेक्स्ट वन, सैटेलाइट स्ट्रक्चर जो दिखी थी, समटाइम्स कभी कभी देखने को मिलता है कुछ क्रोमोजोम्स नॉन स्ट्रेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन फॉर्म कर लेते हैं कांस्टेंट लोकेशन पे। ये लोकेशन फिक्स होती है, सिर्फ टॉप रीजन पे फॉर्म होता है। ये एक स्पेशल फ्रेगमेंट लाइक अपीयरेंस देता है, इसी को हम सैटेलाइट बोल देते हैं। न्यूक्लियोलस की बात करें तो ये एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है, साइट होती है, एक्टिवेट करती है राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस का, आरआरएनए सिंथेसिस की साइट्स यहाँ पे देखने को मिलती है। टर्म माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करें तो मेम्ब्रेन बाइन्यूट बहुत छोटे से वेसिकल्स पाए जाते हैं, माइक्रोबॉडीज बोलते हैं इनको। एक है पर ऑक्सीजोम्स या इसको यूरिकोजोम्स बोलते हैं। ये दोनों प्लांट और एनिमल सेल्स में पाई जाती है। पर ऑक्सीजोम्स प्लांट में, पर ऑक्सीजोम्स सेल के ग्रीन टिश्यूज में पाए जाते हैं और फोटो रेस्पायरेशन यानी कि ग्लाइकोलेट पाथवे में हेल्प करते हैं। पर ऑक्सीजोम्स आल्सो इन्वॉल्व होते हैं बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। सिंगल पॉइंट्स में इनके डिफिनीशंस में नाम याद रखना, बहुत ज़्यादा डिटेल आपको यहाँ पे रन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट है ग्लाइको ऑक्सीजोम्स या ग्लाइऑक्सीजोम्स। ग्लाइऑक्सीजोम्स सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं। यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर दिख गई ग्लाइऑक्सीजोम्स। ये स्पेशली फैटी सीड्स में प्रेजेंट होते हैं, जिन सीड्स से ऑयल निकाला जाता है। जैसे कैस्टर सीड की बात करें, ग्राउंड नट सीड्स की बात करें, इनमें ऑयल्स पाए जाते हैं, छोटी छोटी बॉडीज होती हैं, ऑयल फिल्ड अप करके रखते हैं। ग्लाइऑक्सीजोम्स कंसीडर किया जाता है हाईली स्पेशलाइज्ड पर ऑक्सीजोम्स।
पेरोक्सिसोम्स माना जाता है फर्दर हाईली कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो गया, जिसको ग्लाइऑक्सिसोम बोला गया, और ये सिर्फ प्लांट सेल्स में देखने को मिलते हैं। इतना सा सेगमेंट था आपका द सेल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ यहीं पे कंप्लीट होती है सिंगल वीडियो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा और अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिएगा। इनसे रिलेटेड अब जो एमसीक्यूज हैं उनको सॉल्व करके देखिएगा। आपको प्रीवियस ईयर से इंक्लूड करके अभी तक जितने भी एमसीक्यूज आ सकते हैं, पॉसिबिलिटीज हैं, सारे आपसे अटेम्प्ट होने वाले हैं। तो अच्छे से नीट या सीटी जो भी आप अटेम्प्ट कर रहे हैं प्रिपेयर करते रहिएगा और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इसका बेनिफिट मिल सके। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।